Hello students, today we will start another new topic that is parasympathomimetic and parasympatholytic. So इससे पहले जो हमने स्लाइड्स पढ़ी हुई हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक एक्शन क्या होता है. सो पैरासिम्पैथोमिमेटिक और पैरासिम्पैथोलिटिक इनको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है. सो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड्स में भी पढ़ाया हुआ है. ड्रग दैट elect their either direct or indirect effect similar to those produced by acetylcholine are known as cholinergic agent. So ऐसी ड्रग्स जो कि एसिटाइलकोलिन की तरह या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट कोई भी इफेक्ट जो है वो शो करती हैं, मतलब बिल्कुल एज इट इज एसिटाइलकोलिन की ही तरह इफेक्ट को शो करती हैं, उन ड्रग को हम कोलिनर्जिक एजेंट कहते हैं. The synthesis of acetylcholine take place in nerve tissue, cholinergic synapse, and in the intestinal wall. Acetylcholine stimulate the cholinergic receptor by binding to the enzyme released by the nerve impulse. तो आपका जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है उसमें क्या होता है कि जो एसिटाइलकोलिन जो स्टिमुलेट हो रहा है वो आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हो जाता है. देन उसके बाद में क्या होगा, वो अपने एक्शन को शो करता है. तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है. एंड हम साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलिटिक एक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं एंड उनके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं. ओके, नाउ अब हम पढ़ लेते हैं एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, कि एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कहाँ होता है एंड इसकी मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है. तो एसिटाइल कोलिन जो है वो आपका दो तरीके के इफेक्ट को शो करता है, जिसको हम निकोटिनिक और मस्करेनिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं. कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है. ऑल फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम CNS, ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक एंड सम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक जो आपके फाइबर्स होते हैं, एंड सम ट्रैक्ट्स इन CNS यानी कि बेसल गैंग्लिया. तो इन जगहों पर आपका कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन जो है वो होता है. नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है. तो इसके सिंथेसिस को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका ये क्या चीज़ है, ये आपका प्री सिनेप्टिक है एंड ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक एरिया होता है. प्री सिनेप्टिक एरिया यानी कि आपका जो नर्व एंडिंग है उसका जो मोटर एंड है ये आपका वो एरिया हो गया, एंड जहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो आपका पोस्ट सिनेप्टिक एरिया कहलाता है, जो कि मैं आपको पहले भी स्लाइड में बता चुकी हूँ. नाउ आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपकी जो भी सिंथेसिस हो रही है एसिटाइल कोलिन की वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है. यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेसाइज इन दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोलिनर्जिक नर्व. कोलिनर्जिक नर्व के अंदर जो है यानी कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है. तो यहाँ पर देखिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसने एसिटाइल कोएंजाइम को रिलीज किया या सिंथेसाइज किया. उसके बाद में यहाँ पर एक तरीके से आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्या हो रहा है, वो फर्दर आपका डिवाइड हो जा मतलब कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोलिन में. एंड आगे एसिटाइल कोलिन आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाकर स्टोर हो जाता है. एंड स्टोर होने के बाद में जब कभी भी आपको एक्शन पोटेंशियल मिलता है हमारे ब्रेन से हमारी नर्व को, तो ये एसिटाइल कोलिन जो है वो वहां से रिलीज होकर आपकी जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाकर इस तरीके से जुड़ जाता है. एंड जुड़ने के बाद में अपने जो भी एक्शन है उसको जाकर वहां पे दिखाता है. नाउ अगर हम बात करते हैं कि अगर इसका ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर ये जो आपका एसिटाइल कोलिन है वो कंटिन्यू जो है वो आपका रिसेप्टर के साथ बाइंड होता जा रहा है, तो वो एक्शन को शो करता जाएगा. लेकिन हमें ऐसा क्या करना है कि एक टाइम पर आने के बाद में एक्शन जब आपका शो हो जाए उसके बाद में वो जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को रोकना भी जरूरी है. वरना क्या हो जाएगा कि ये प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यू चलती जाएगी और आगे जाकर ये इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज को प्रोड्यूस कर सकता है. तो एसिटाइल कोलिन जो है वो आपका यहाँ पर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है, ये इसके थ्रू जाकर आपका एसिटेट एंड कोलिन कोलिन में दो पार्ट में ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इसका. एंड ये फर्दर आपका जो कोलिन ट्रांसपोर्टेड जो यहाँ पर ये एक्सॉन टर्मिनल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक्सॉन टर्मिनल से अंदर जाते हुए एंड कोलिन जो है वो आपका वापस से क्या होता है एसिटाइल कोलिन में जाके कन्वर्ट होके एंड दोबारा से ये स्टोर हो जाता
है। तो इस तरीके से ये साइकिल आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, जिसमें आपका कोलिन जो है वो फर्दर टूट कर वापस यहाँ स्टोर होता है, एंड ये जो स्टोर वाला आपका सिनेप्टिक वेसिकल है, ये आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जुड़कर एंड आपकी जो आगे की प्रोसेसेस हैं उनको कंटिन्यू करता रहता है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि एसिटाइल कोलिन जो है आपकी मोटर एंड में किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, एंड इसका मेटाबॉलिज्म एंड ब्रेकडाउन जो है वो किस तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक, जिनको हम कोलिनर्जिक ड्रग भी कहते हैं। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक, यहाँ पर जो आपका वर्ड है पैरासिम्पैथोमिमेटिक, मिमेटिक का मतलब हो गया आपका कॉपी करने वाला, मतलब मिमिक्री करते हैं ना जैसे, तो किसी की कॉपी करते हैं। मिमेटिक भी ऐसी ड्रग हो गई जो आपके पैरासिम्पैथेटिक जो एक्शन है या जो उसका इफेक्ट है, हू बहू उसको कॉपी करने वाली ड्रग जो होती हैं, वो आपकी पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। तो जब कॉपी कर रही हैं, दैट मीन्स कि हम उसको पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को करवाने के लिए वहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या है, आपके पैरासिम्पैथेटिक जो ड्रग्स हैं उसकी तरह है ना, तो हम उसको वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम होता है। नाउ हम बात कर लेते हैं क्या कि इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से होती है। तो parasympathetic agents can be classified as direct acting agent। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स कौन से हो गए आपके, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। These drugs produce action similar to acetylcholine by directly interacting with cholinergic receptor। यानी ऐसी ड्रग्स जो आपकी एसिटाइलकोलिन जो होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाती हैं आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स से जाकर एंड अपने एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट कहते हैं। नाउ कोलिन ईस्टर क्या है आपका, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन, मीथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बेथेनोकोल, ये सारे आपके ड्रग्स हैं जो कोलिन ईस्टर होते हैं। एंड कोलिनर्जिक एल्केलॉइड्स कौन से हो गए, मस्कैरेनिक, पिलोकार्पिन एंड एरिकोलिन एंड आपका ऑक्सोट्राइमोर्फिन, ये आपके हो गए कोलिनर्जिक एल्केलॉइड, जो कि डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, आपके रिसेप्टर यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जाकर तुरंत बाइंड हो जाते हैं एंड अपने एक्शन को वहां पर शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, जिसको हम एंटीकोलिनेस्टरेज भी कहते हैं। दीज ड्रग प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन एंड बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द साइट, मतलब कि ये एसिटाइल कोलिन की एक्शन की तरह बिल्कुल काम करते हैं, उसी के इफेक्ट को भी शो करेंगे, मगर ये अपना काम किस तरीके से करते हैं, जो पहले वाला था डायरेक्ट वाले में, उसमें तो डायरेक्ट आपके जो ड्रग है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जाकर जुड़कर और वैसा इफेक्ट दिखा देते थे। लेकिन इनडायरेक्टली एक्टिंग के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो ड्रग्स होती हैं ये आपके एसिटाइल कोलिन की जो अवेलेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देती हैं, आपका एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगता है, तो वो आ जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं, जिसमें आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स एंड कार्बामेट्स होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के अंदर भी कई तरीके के आपको सोमन एंड टेब्यून एंड आपका सैरिन, ये आपके एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड ये भी बिल्कुल आपका पैरासिम्पैथोमिमेटिक की तरह काम करते हैं एंड इनके एक्शंस भी बिल्कुल आपके सेम एसिटाइल कोलिन की तरह ही होते हैं। इसी तरीके से आपका कार्बामेट भी है, और ये आपके यूज होते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड, इनको यूज किया जाता है एंड इनका एक्शन भी बिल्कुल सेम जो है आपके एसिटाइल कोलिन की ही तरह होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस किस तरीके के आपके जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक है उसके क्लासिफिकेशंस जो हैं वो आपके किस किस तरीके से होते हैं। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी एसिटाइल कोलिन की हम पूरी कंप्लीट फार्माकोलॉजी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आपका जो एसिटाइल कोलिन है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड अब अभी हमने पिछली स्लाइड में भी कवर किया है कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है। फिर भी हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एसिटाइल कोलिन क्या है। देखिए, जो एसिटाइल कोलिन है वो आपकी नॉर्मली जो मतलब एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि कोलिन ईस्टर एंड एसिटिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। एंड आपका जो एसिटाइल कोलिन होता है वो मेनली कहाँ पर आपके जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उसमें पाया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज वेरी शॉर्ट, ये जो इनका ड्यूरेशन है वो बहुत ही शॉर्ट होता है एंड दे आर हाइड्रोलाइज बाय द एंजाइम कोलिनेस्टरेज एंजाइम, ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम से बहुत जल्दी ही हाइड्रोलाइज हो जाती हैं एंड ब्रेक डाउन हो जाता है इनका। अगर हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से मीन्स एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लेते हैं एसिटाइल कोलिन के, तो एसिटाइल कोलिन, बिथेनाकोल,
एंड मिथाकोलिन एंड कार्बाकोल, ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं जो कोलिन एस्टर्स की तरह काम करते हैं आपके, यानी एसिटाइल कोलिन की तरह काम करते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये काम किस तरीके से करता है। एक बार अगर आपका जो एसिटाइल कोलिन है वो आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, देन आफ्टर उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड किस तरीके से वो काम करता है। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट बाय वेरियस मैकेनिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर एक्शन। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड ऑन द टारगेट सेल, यानी जो आपकी टारगेट सेल है, यानी टारगेट सेल क्या हो गया, टारगेट सेल हो गया कि आपका जो भी न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन से आपका कोई भी केमिकल जो है वो रिलीज हो गया एंड उसके बाद में आपके रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद में जो इफेक्ट आ रहा है, वो इफेक्ट एक्चुअल में इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, वो इफेक्ट आपके टारगेट सेल से आ रहा है ना। तो टारगेट सेल पर जब वो मॉलिक्यूल जाता है तब वो क्या कर रहा है, वो अपने इफेक्ट को वहां पर शो करता है। तो ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर से जब जाकर बाइंड होते हैं तब ही अपने टारगेट सेल पर जाकर एक्शन शो करते हैं। सो इन ये एक्शन को कैसे शो करते हैं, इंक्रीज इन सीजीएमपी, यानी कि ये आपका जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि एक सेकंड मैसेंजर्स की तरह काम करता है। एंड हम सबको पता है कि जो सेकंड मैसेंजर होते हैं वो आपके सेल की जो सरफेस है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो आपका प्राइमरी जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैसेंजर होता है वो आपका सेल की सरफेस के ऊपर होता है। एंड सेकेंडरी मैसेंजर हमेशा सेल की जो वॉल है उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअल में सेल के जो आपके ऑर्गेनल्स हैं उनको मॉडिफाई करके और आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस को करता है। तो ये आपके सीजीएमपी को जाकर इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं एंड डिक्रीज द सीएमपी कंसंट्रेशन, और आपके साइक्लिक जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसकी कंसंट्रेशन को ये डिक्रीज करने का काम करते हैं। जिससे होता क्या है, स्टिमुलेटेड मस्कैरिनिक रिसेप्टर एक्ट एज अ चैनल, मस्कैरिनिक रिसेप्टर, और वो भी कैसा, स्टिमुलेटेड, जिसके साथ आपका एसिटाइल कोलिन बाइंड कर रखा है, वो आपका एसिड वो कैसा हो गया, वो स्टिमुलेटेड मस्कैरिनिक रिसेप्टर हो गया। एंड ये कैसे काम कर रहा है, एक्ट ऑन दी चैनल विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में एक चैनल की तरह काम करता है। एंड इन्फ्लक्स दी पोटेशियम आयन, और जितने भी पोटेशियम आयन होते हैं उन सबको आपके सेल के अंदर क्या कर देगा, इन्फ्लक्स करा देता है। नाउ हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, कि कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं बॉडी में हमारे जब कभी भी जो एसिटाइल कोलिन है वो बाइंड हो जाता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर के साथ। तो मस्कैरिनिक एक्शन सबसे पहले देखा जाता है। मस्कैरिनिक एक्शन की बात करें तो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसको हम देख सकते हैं। एंड मस्कैरिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उनके भी कई टाइप होते हैं, आपके M1 M2 M3 M4 M5, ये सब आपके सब टाइप हैं। तो हार्ट में ज्यादातर आपका M2 रिसेप्टर देखा जाता है। एंड जब कभी भी आपका मस्कैरिनिक रिसेप्टर से यहाँ पर एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है तब क्या क्या ये फंक्शंस को करता है। सबसे पहले तो ये ब्रेडिकार्डिया करता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब कि आपकी जो हार्ट रेट है उसको स्लो कर देगा, स्लो डाउन योर हार्ट रेट, जो कि आपका ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज्ड फोर्स ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी आपका जो आर्टरीज हैं, तो सॉरी आर्टरीज कह रहे हैं, जो आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, जो आपका हार्ट है, हार्ट में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स। तो आर्टरीज का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको कम कर देता है, ठीक है। तो कम हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो हार्ट रेट है वो आपकी कैसी हो जाएगी, वो भी आपकी स्लो डाउन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट काम ये करता है आपका डिक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, आपके कंडक्टिंग सिस्टम की कंडक्टिविटी को भी कम कर देता है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि आपके हार्ट की सारी चीज़ों को मोस्टली कम कर रहा है, जो आपकी हार्ट रेट है उसको कम कर रहा है, आपकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा है, और आपकी कंडक्टिंग सिस्टम को भी डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कि जो आउटपुट आपको मिलने वाला है अब, वो सब कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ब्लड का आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है, वो कम हो जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड वेसल की बात करते हैं। ब्लड वेसल जो है वो आपका जब कभी भी एसिटाइल कोलिन आपका बाइंड हो जाता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो कि आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हैं, तो जब उनसे बाइंड होता है तो ये हमेशा आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन की तरह काम करता है और आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल आपका बढ़, मतलब जो आपका ब्लड का जो
प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा जाता है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशन है उनको बढ़ा देता है, तो ये हाईली सेंसिटिव हो जाता है आपका। एंड स्मूथ मसल्स में देखा जाए तो ये आपका M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एंड एसिटाइल कोलिन एक्ट ऑन द प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है आपके स्मूथ मसल्स का। एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इंक्रीज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर को भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर देखा जाए तो ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड मेनली कंटेन M2 रिसेप्टर्स, पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स प्रोड्यूस इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ द फ्रॉम द ग्लैंड। और ये क्या करते हैं, जितने भी ग्लैंड्स आपके यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके सारे सिक्रीशंस को हमेशा ये बढ़ाने का काम करता है, ये सब में बढ़ा देगा, ठीक है। एंड जीआई ट्रैक्ट की बात की जाए तो आपका एम रिसेप्टर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है एंड इंक्रीज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके सिक्रीशंस को बढ़ा देगा। इंटेस्टाइनल क्रैम्प देखा जाता है इसमें सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो, एंड नोजिया भी देखा जाता है एंड डेफिकेशन। ये सारे के सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब आपका एसिटाइल कोलिन जो है वो आपके जीआई ट्रैक्ट से जाकर बाइंड होता है एंड ये सारे सिम्टम्स जो हैं उस वक्त जो है वो आपकी बॉडी में शो होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में अभी हमने पढ़ा था कि जो आपकी डिटर्सर मसल होती है जो कॉन्ट्रेक्शन का काम करती है, तो आपका जो एसिटाइल कोलिन है वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। आइज की बात की जाए तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर पिपल, जो आपकी पिपल है आंख में उसको भी क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। निकोटिनिक एक्शन की बात की जाए, ये तो आपका मस्कैरिनिक एक्शन हो गया। अभी हमने जब पढ़ा था कि जो आपका एसिडाइल कोलिन है वो दो तरीके से एक्शन दिखा रहा था। एक था आपका मस्कैरिनिक एक्शन जिसको हमने पढ़ लिया है अभी, एंड अब हम बात करने वाले हैं निकोटिनिक एक्शन की। तो निकोटिनिक एक्शन जो होता है वो आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लिया यानी कि एसिडाइल कोलिन गिव निकोटिनिक इफेक्ट ऑन, ये कहाँ कहाँ इफेक्ट दिखाता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में ये दिखाएगा। एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया क्या हो गया, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो गैंग्लिया हो गया, आपकी गैंग्लिया क्या हो गया, ढेर सारे नर्व जहाँ पर जुड़ते हैं ना, तो वो गैंग्लिया हो गया। तो वहां पर क्या करेगा, हाई डोज ऑफ एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। तो एसिटाइल कोलिन की डोज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में क्या हो जाता है, ये जो मींस एक्टिविटी है आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों ही गैंग्लिया आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इन हाई डोज आफ्टर एट्रोपिन एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द हार्ट रेट। और ये आफ्टर ऑल जाकर क्या करेगा, आपका टैकीकार्डिया कर देगा। देखिए मस्कैरिनिक में उल्टा हो रहा था, यहाँ आपका ब्रेडिकार्डिया हो रहा था। ब्रेडिकार्डिया इज फॉर दी मींस डिक्रीज हार्ट रेट, एंड यहाँ टैकीकार्डिया हो रहा है निकोटिनिक रिसेप्टर पे जब आपका एसिटाइल कोलिन जुड़ रहा है, तो ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। स्केलेटल मसल की बात की जाए तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर इज सीन बाय आइनोफोरेट्रिक एंड एप्लीकेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू द मसल ऑफ एंड प्लेट। ट्विचिंग, ट्विचिंग आपको, ट्विचिंग का मतलब हो गया मसल की मींस स्ट्रेचनिंग। तो जो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल होता है वो आपका ट्विचिंग कहलाता है। एंड इसमें ये देखा जाता है कि जो आपका स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल क्या हो रहा है, आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल फाइबर देखा जाता है जब आपका एसिटाइल कोलिन जो है वो निकोटीन यानी कि आपके स्केलेटल मसल से जाकर जुड़ता है। वहीं हम बात करते हैं सीएनएस की। सीएनएस पे क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन डज नॉट हैव एबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये आपके सीएनएस तक पहुंच ही नहीं पाता है। एंड हेंस दी नो सेंट्रल इफेक्ट, तो आपके जो ब्रेन के अंदर के जो सेंट्रल इफेक्ट्स हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एसिटाइल कोलिन जो होता है वो आपके मोस्टली क्या करता है, बॉडी के और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको जाकर ये अफेक्ट करता है। एसिटाइल कोलिन और अदर कोलिनर्जिक ड्रग रिजल्ट इन द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द स्टिमुलेशन इनिशियली एंड देन डिप्रेशन। तो वही चीज हो गई आपकी कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो आपके ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन का कोई अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जाकर ये आपको कई तरीके के रिस्पॉन्स को शो करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि दे आर पोअरली एब्जॉर्ब बाय द जीआई ट्रैक्ट। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक एक्शंस हो गए, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो किस तरीके से एक्शन कर रही है उस एसिटाइल कोलिन के लिए। तो
जो एब्जॉर्प्शन है जीआई ट्रैक्ट में वो बहुत ही पुअर होता है एसिटाइल कोलिन का, एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर ड्यू टू द लिपिड सॉल्युबिलिटी। और ये लिपिड सॉल्युबल होता है, इसीलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। एंड द वेरिएशन इज सीन इन द डिग्रेडेशन ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट बाय कोलिनेस्ट्रेज। मिथेनाकोल एंड कार्बोकोल आर नॉट easily hydrolyzed whereas acetylcholine is rapidly hydrolyzed by the cholinesterase। तो cholinesterase एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपका प्रेजेंट होता है सिनेप्स पे, एंड ये काम क्या करता है, ये आपके जो जो आपका एसिटाइल कोलिन है उसको कोलिन एंड आपका एसिटेट इस दो पार्ट में तोड़ने का काम करता है, जो कि करता है आपका कोलिनेस्ट्रेज। एंड ये सेम फंक्शन आपका बिथेनोल एंड कार्बोकॉल के लिए नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं थेरापेटिक यूजेस। एसिटाइल कोलिन इज अ प्रोटोटाइप ऑफ कोलिनर्जिक ग्रुप ऑफ ड्रग। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो कोलिनर्जिक ग्रुप ऑफ ड्रग का एक प्रोटोटाइप है या मिमेटिक है। मैंने अभी आपको बताया था मिमेटिक का मतलब कॉपी करने वाला। तो ऐसी ड्रग्स जो आपकी एसिटाइल कोलिन को कॉपी करेंगी तो उनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, जो सेम बात मैं आपको अभी पहले बता चुकी हूँ। एंड इट इज देयरफॉर यूज्ड इन दी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बट लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसके कुछ मतलब इनको हम यूज तो करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, लेकिन इसके बहुत ज्यादा क्लिनिकल इफेक्ट्स नहीं शो होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज रैपिडली हाइड्रोलाइज, ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाती है। इट स्प्रेड वाइडली एंड डिफ्यूज जर्नलाइज्ड मैनर एंड दस डज नॉट प्रोड्यूस अ सेलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। बहुत ज्यादा सेलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का नहीं देखने को मिलता है इसका। एंड इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ओरली। और थर्ड जो इसकी एक डिसएडवांटेज होता है वो ये कि इसको हम ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से इसको जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में यूज नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक एल्केलॉइड्स। तो कोलिनर्जिक एल्केलॉइड जो होते हैं वो आपके दो कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाइड हैं, नेचुरली अकरिंग एल्केलॉइड एंड सिंथेटिक ड्रग। नेचुरली अकरिंग एल्केलॉइड्स के अंदर पिलोकार्पिन, मस्कैरिन एंड एरिकोलिन ये आपके एग्जांपल्स होते हैं। वहीं आपका सिंथेटिक ड्रग में ऑक्सोट्रिमोरिन जो है वो आपका एग्जाम्पल होता है। तो हम इस जो स्लाइड है इसमें हम अभी नेचुरली अकरिंग जो आपका पिलोकार्पिन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सोर्स की बात की जाए तो ये आपका एक श्रब होता है जिसका नाम होता है पिलोकार्पस। ये पिलोकार्पस से पाया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है ये आपका पिलोकार्पिन। एंड अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये आपके आईज में जाकर देखा जाता है कि वहां पर इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। पिलोकार्पिन हमेशा आईज के लिए यूज़ की जाती है ज़्यादातर। और अगर हम बात करें इसका कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब है कैसे कैसे काम करता है, तो पिलोकार्पिन कॉन्ट्रैक्ट दी कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलेई मसल withdrawing the part of the iris situated in the iro-corneal angle. This restore a free flow and drainage the aqueous humor। तो आपका जो आयरिडो कॉर्नियल जो आपका एंगल है उस एंगल पे आपका जो आयरस होता है वो सिचुएटेड रहता है, एंड वहां से क्या किया जाता है इसको विड्रॉ करते हैं। एंड आपका जो पिलोकार्पिन है ये एक तरीके से जो कॉन्स्ट्रिक्टर है मसल आपका मतलब प्यूपिली मसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो आईज में ये इट कॉजेज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल जो मैंने अभी आपको बताया था, एंड एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज कराता है। वो भी कैसे आपका सीलियरी मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। कार्डियोवैस्कुलर की बात की जाए तो ये कार्डियोवैस्कुलर जो के अंदर जो है मतलब जब एडमिनिस्टर कराया जाता है आपके हार्ट में, तो ये क्या करता है, अ ब्रीफ फॉल इन दी ब्लड प्रेशर में फॉल मतलब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। एंड सीएनएस की बात की जाए तो एन एरोजल रिस्पॉन्स इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज कॉज्ड बाय द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पिलोकार्पिन। और अगर इंट्रावेनसली पिलोकार्पिन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो ये एक तरीके का एरोजुअल रिस्पॉन्स जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड में एक्सेसिव परफ्यूज स्वेटिंग, यानी कि स्वेट ग्लैंड में ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग जो है इंक्रीज कर देगा, यानी स्टिमुलेट कर देगा आपके सिक्रीशंस को।
एंड इसी तरीके से आपका जो ब्रोंकियल है, ब्रोंकियल में क्या करेगा, ये ब्रोंकोस्पाज्म को कॉज करता है एंड इंक्रीज द ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाकर ये ब्रोंकोस्पाज्म को कॉज करता है। जब सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा आपके ब्रोंकाई में, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो एक तरीके से ये ब्रोंकोस्पाज्म को कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। तो फार्माकोकाइनेटिक में इट मेटाबोलाइज्ड एट न्यूरोनल synapse and often in the plasma, and the half life of the pilocarpine is 0.76 to 1.35 hours, and it is excreted unchanged through urine, and pilocarpine minimal active inactive degradation products, यानी ये अनचेंज होकर ही आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एंड अगर हाफ लाइफ की बात की जाए तो ये 0.76 से 1.35 आवर्स तक इसका हाफ लाइफ चलता है। और मेटाबोलाइजिंग की बात की जाए तो ये आपके जो न्यूरोनल साइनेप्स होते हैं वहाँ पर और आपके प्लाज्मा में ये मेटाबोलाइज होता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात की जाए तो ये ग्लूकोमा में, यानी कि जो आपका आईज में हो जाता है ग्लूकोमा, एंड जो आपका एक तरीके से एंटीरियर सरफेस होती है लेंस की, तो वहाँ पर एक तरीके से एडिशन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पिलोकार्पिन। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो हेडेक हो गया, कैटरेक्ट हो गया, एलर्जिक सिम्टम्स, रेटिनल डिटैचमेंट, एंड पिलोकार्पिन आई ड्रॉप मतलब कि जो आपके आईज का जो पिपल है वो क्या हो जाएगा, मतलब पूरा ड्रॉपिंग हो जाती है उसकी, पर्सन सीधे नहीं देख पाएगा एंड उसकी आईज जो है वो क्या हो जाएंगी, वो एक तरीके से आई का जो पिपल है वो ड्रॉप हो जाता है। एंड ब्रेडिकार्डियल देखा जाता है, एंड ब्रोंकोस्पाज्म देखा जाता है, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग देखी जाती है, सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। ये सारे के सारे आपके एडवर्स इफेक्ट जो है वो एक तरीके से पिलोकार्पिन के होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीकोलिनेस्टरेज। एंटीकोलिनेस्टरेज की फार्माकोलॉजी, मतलब हमने पहले भी एंटीकोलिनेस्टरेज के बारे में बात की हुई है कि एंटीकोलिनेस्टरेज क्या करता है, जो आपका एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक डाउन करने में जो है एंटीकोलिनेस्टरेज एक तरीके का एंजाइम है जो कि रोल प्ले करता है आपके जो एसिटाइल कोलिन है उसको कोलिन एंड एसीटेट में तोड़कर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। और ये क्या करता है, एक दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस करता है आपके एसिटाइल कोलिन का, ठीक है, तो ताकि ये फर्दर जाकर आगे आपके जो मोटर एंड है उसमें जाकर वापस से रीस्टोर हो सके। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात की जाए तो ये गैंग्लिया में, इन गैंग्लिया लोकल हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन इज लेस, यानी कि गैंग्लिया में जो एसिटाइल कोलिन की जो हाइड्रोलिसिस है वो कम, मतलब कम होती है। इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय द एंटीकोलिनेस्टेरेज इज कॉज्ड बाय द पार्शियली बाय इट्स डिफ्यूजन एंड हाइड्रोलिसिस इन द प्लाज्मा। जब ये आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है प्लाज्मा के अंदर, तब एसिटाइल कोलिन जो है यानी कि आपका एंटीकोलिनेस्टेरेज उसको पार्शियली क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर देता है। एंड गैंग्लिया आर स्टिमुलेटेड बाय द एंटीकोलिनेस्टेरेज थ्रू दी गैंग्लियोनिक मस्कैनिक रिसेप्टर। तो एंग्लिया, जो आपके गैंग्लिया हैं वो क्या है, वो स्टिमुलेट करते हैं बाय द एंटीकोलिनेस्टेरेज एंजाइम। एंड जो आपका गैंग्लियोनिक मस्कैनिक रिसेप्टर है वो जब बाइंड करता है आपके कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को, तब आपका गैंग्लिया स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। एंड हाई डोज ऑफ एंटी कोलिनेस्टेरेज प्रोड्यूस कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन ऑफ द गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड ट्रांसमिशन ब्लॉकेज। अगर बहुत ज़्यादा एंटी कोलिनेस्टेरेज जो है वो प्रोड्यूस होता जा रहा है गैंग्लिया के एरिया में, तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा एंड गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर एंड ट्रांसमिशन ब्लॉकेज भी हो जाती है। सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड मस्कैनिक एक्टिवेशन कॉजेज ब्रेडिकार्डिया, ये ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन को कॉज करते हैं, वेयर एज गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन कॉजेज द इंक्रीज इन द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। मेडुलरी सेंट्रल एक्टिवेशन ऑफ एट हाई डोज कैन कॉज गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज। तो मेडुलरी में अगर ये देखा जाए ब्रेन के अंदर, तो ये क्या करता है, एक तरीके से हाई डोज जो है इसकी वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज को भी कॉज करती है। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल की बात की जाए तो अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज द रिलीज्ड acetylcholine by a single nerve impulse does not immediately degraded, and acetylcholine bind the same receptor again and diffuse the neighboring receptors at and to act on them in brings
It brings about the activation of the prejunctional fiber and are repeatedly firing these fibers. It produce twitching and fasciculation. यानी skeletal muscle के अंदर आपका एंटीकोलिनेस्टेज जो है वो रिलीज कैसे होता है, मतलब रिलीज्ड एसिटाइल कोलिन बाय सिंगल नर्व, जो आपके सिंगल नर्व है वो एसिटाइल कोलिन को एक तरीके से वहां पर प्रोड्यूस करते रहते हैं, डज नॉट इमीडिएटली डिग्रेड, जो कि आपका डज नॉट मतलब कि वहां पर इमीडिएटली डिग्रेड नहीं होता है, एंड एसिटाइल कोलिन जो है वो आपका बाइंड हो जाता है सेम रिसेप्टर से, मतलब ये प्रोसेस चलती रहती है एज ए साइक्लिक, वो आपका रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एक्शन को दिखाएगा, फिर वो वहां से हट जाएगा, दोबारा से आके बाइंड करेगा, तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, नाइबोरिंग रिसेप्टर्स के साथ में भी बाइंड करके और क्या करेगा, वहां पर जितनी भी मसल्स हैं उन सबको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर देता है। नेक्स्ट आई की बात करते हैं। इफ अप्लाइड टू द आई, द एंटीकोलिनेस्टेज एजेंट प्रोड्यूस मियोसिस, स्पाज्म ऑफ द एकोमोडेशन एंड डिक्रीज इन द इंट्रोएक्युलर टेंशन, यानी आपका जो पीपल साइज है वो छोटा हो जाएगा एंड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो आपका लेंस है वो इकट्ठा हो जाएगा, एंड डिक्रीज इन द इंट्रो एक्युलर, जो आपका इंट्रो सॉरी इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन जो है, मतलब आपके लेंस की जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एंड जीआईटी की बात करते हैं तो एंटीकोलिनेस्टेज इंक्रीज जीआईटी टोन मोटिलिटी along with the increasing the amount of acid secreted by the GIT। तो GIT में एंटीकोलिनेस्टेज जो है वो मोटिलिटी को बढ़ाता है एंड आपके जितने सिक्रीशंस हैं उनको भी बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट स्मूथ मसल की बात की जाए तो एंटीकोलिनेस्टेज कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरेटर एंड ब्रोंकियोल्स, तो ये वहां पर कॉन्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक की बात अगर हम करते हैं तो आपका जो साइकोस्टिगमाइन होता है, साइकोस्टिगमाइन शो रैपिड एब्जॉर्प्शन व्हेन एडमिनिस्टर्स वाया ओरल, जब ये ओरली लिया जाता है तो साइकोस्टिगमाइन जो है आपका रैपिड एब्जॉर्प्शन दिखाता है। न्यूस्टिगमाइन एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड्स ऑफ दिस क्लास आर पोअरली एब्जॉर्ब, वेयर एज अगर हम बात करते हैं आपका ऑरिंगोफॉस्फेट, तो ऑरिंगोफॉस्फेट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द ऑल साइड। नेक्स्ट हम थेरेपेटिक यूजेस की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द माइसीनिया ग्रेविस, सिंस द एंटीकोलिनेस्टेज इंक्रीज द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, तो न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो आपका एंटीकोलिनेस्टेज जो होता है वो इंक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से हम माइसीनिया ग्रेविस को ट्रीट करते हैं। माइसीनिया ग्रेविस क्या हो जाता है, जो आपके मसल्स होते हैं वो मसल्स वीकेंड हो जाते हैं, स्पेशली आपके फेस एंड नेक के। नेक्स्ट अल्जाइमर डिजीज में भी ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें, एंड यूज एज एन एंटीडोट फॉर ट्रीटिंग द पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द एंटीकोलिनर्जिक, जो एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें भी हम ट्रीट करने के लिए एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम यानी एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम्स या ड्रग को यूज किया करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीकोलिनेस्टेज पॉइजनिंग की, ये पॉइजनिंग किस तरीके से हो जाती है। तो एंटीकोलिनेस्टेज जो है वो देखा जाता है कि मतलब बहुत कॉमनली जो है वो आपका इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को या हाउस होल्ड एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, एंड अगर ये कभी भी गलती से इनहेलिंग या स्प्रे डस्ट से आपके नोज या माउथ में चला जाता है, या कोई आप ऐसा क्रॉप वगैरह जो है कंजप्ट कर लो या स्किन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, तो ये एंटीकोलिनेस्टेज पॉइजनिंग को कॉज करता है। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, आपका जो मतलब ब्रोंक्योल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, आपका म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। तो आपका जो मायोसिस जो है वो मायोसिस क्या करेगा, मायोसिस मतलब पीपल साइज जो है आपका डिक्रीज होने लगेगा, एंड आपका स्लाइवेशन जो है स्वेटिंग एक्सेसिव मतलब अमाउंट में होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये सारे के सारे इफेक्ट जो है वो आपके मतलब मस्कैरिक इफेक्ट जो है वो आपके इस पॉइजनिंग में देखे जाते हैं। इसी तरीके से निकोटिनिक इफेक्ट भी देखे जाते हैं आपके एंटीकोलिनेस्टेज पॉइजनिंग में, जिसमें मसल ट्वेंच हो जाता है, वीकनेस होती है, एंड न्यूरोमस्कुलर जो है वो ब्लॉकेज भी जो है वो आपका एंटीकोलिनेस्टेज पॉइजनिंग के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो एट्रोपिन से या फिर कोलिनेस्टेज रिएक्टिवेटर या एंटी कन्वर्जेंट्स जो होते हैं, इन ड्रग्स को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एंटीकोलिनेस्टेज पॉइजनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथोलिटिक। तो
पैरासिम्पैथोलिटिक मतलब लिटिक का मतलब ब्रेक डाउन तोड़ना, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। मतलब अभी जो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे थे वो कोलिनर्जिक ड्रग्स थे, और इन कोलिनर्जिक ड्रग्स के अगेंस्ट में काम करने वाली जो ड्रग्स होती हैं, इनके जस्ट उल्टा अपोजिट एक्शन जो शो करती हैं, उन ड्रग्स को हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोलिटिक कहते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, लाइक क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं, तो पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट्स जो होते हैं वो दो क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, एंटी मस्कैरेनिक एजेंट एंड एंटी निकोटिनिक एजेंट। क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो होता है वो आपका मस्कैरेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो वहीं पर ये अपना जाकर काम करते हैं, तो इस वजह से ये एंटी मस्कैरेनिक और एंटी निकोटिनिक एजेंट्स जो हैं ये दो पार्ट में मीन्स डिवाइड रहते हैं। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स जो होते हैं, दीज एजेंट्स एक्ट बाय द इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो जब रिसेप्टर आपका रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन जो है वो जुड़ा होता है, लेकिन कहाँ पर, निकोटिनिक एरिया पर, ठीक है, निकोटिनिक एरिया पर जब जुड़ा होता है तो वो एंटी निकोटिनिक एजेंट कहलाते हैं। वहीं अगर आपका मस्कैरेनिक रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन जुड़ा हुआ है, तो वो आपका जो ड्रग है वो अब अगर अपोजिट काम करने वाला है तो वो एंटी मस्कैनिक एजेंट कहलाता है। एंटी निकोटिनिक एजेंट जो होते हैं वो दो टाइप और होते हैं इनके, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जिसको एन ब्लॉकर्स कहा जाता है, एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जिसको एम ब्लॉकर्स कहा जाता है। तो एन ब्लॉकर्स का मतलब हो गया विच इंटरफेयर विद द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर and block the impulse transmission at the sympathetic ganglia, whereas the NM blockers are agents block the transmission of the acetylcholine at the motor end plate। तो एन एन मतलब कि आपके निकोटेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले हैं, एंड एन एम जो है वो आपके मोटर एंड प्लेट पे एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करने वाले एजेंट्स जो हैं उनको हम कहते हैं। वहीं एंटी जो आपका मस्कैनिक एजेंट है उसके कई तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्लासिफिकेशन फर्दर दिए हुए हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दिखाया है। तो एंटी मस्कैनिक एजेंट्स क्या हो गए, द पैरासिम्पैथोलिटिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन मस्कैनिक रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज एंटी मस्कैनिक रिसेप्टर। यानी ऐसी ड्रग जो पैरासिम्पैथोलिटिक या जो आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं जो ब्लॉक करती हैं सभी प्रकार के एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, कहाँ पर, ऑन मस्कैरेनिक रिसेप्टर, तो उन्हें हम एंटी मस्कैरेनिक एजेंट या मस्कैरेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट या एट्रोपिन एजेंट इस नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो ये एसिटाइल कोलिन जो होता है जो कि आपका एगोनिस्ट होता है वो मस्कैनिक रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाता है, और एट्रोपिन जो होता है मतलब एंटागोनिस्ट वो भी क्या करेगा, मस्कैनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकिंग की वजह से जब ये आपका एंटी मस्कैनिक एजेंट किसी भी रिसेप्टर के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पर एसिटाइल कोलिन आकर जुड़ ही नहीं सकता, और जब वो जुड़ेगा नहीं तो आगे फर्दर जो प्रोसेस हो रही है वो आपकी स्टॉप हो जाएंगी। इस तरीके से जो है वो आपके ये पैरासिम्पैथोलिटिक जो है वो ड्रग्स काम करती हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एट्रोपिन यानी कि फार्माकोलॉजी ऑफ एट्रोपिन। सो एट्रोपिन इज द मोस्ट कॉमन एंटी मस्कैरेनिक एजेंट एंड द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ दिस क्लास। एंटी मस्कैनिक एजेंट जो है वो आपका एट्रोपिन सबसे बेस्ट एजेंट होता है, और एक तरीके से प्रोटोटाइप ड्रग होती है वो भी इसी क्लास की ये होती है। सो इट इज नेचुरली ऑब्टेन्ड एंड फ्रॉम द प्लांट एट्रोपा बेलेडोना। ये एट्रोपा बेलेडोना से ऑब्टेन की जाती है, एंड इट इज एन एल्केलॉइड हैविंग नॉन आयोनाइज्ड टर्शरी अमाइन, एंड एट्रोपिन ब्लॉक ऑल टाइप ऑफ मस्कैनिक रिसेप्टर लाइक M1 M2 M3 M4 एंड M5। दस इट इज नॉन सेलेक्टिव एम ब्लॉकर, यानी कि कोई सेलेक्टिव एम ब्लॉक, ये आपकी मस्कैनिक ब्लॉकर नहीं है कि जाकर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिवली M2 को जाके ब्लॉक करेगी या M3 को ब्लॉक करेगी, ऐसा नहीं है। ये हर तरीके के मस्कैनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर सकती है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो एट्रोपिन इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो जहां पर आपका एसिटाइल कोलिन जो है वो बाइंड करने जा रहा है उसी के साथ ये कॉम्पीट करती है एट्रोपिन, और वहां जाकर बाइंड हो जाती है। इट ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन ऑन द साइट ऑफ द मस्कैनिक रिसेप्टर, और ये एसिटाइल कोलिन का जो बाइंडिंग है वो वहां पर ब्लॉक कर देती है, क्योंकि खुद जाकर वहां पर ये मीन्स वहां पर बाइंड हो जाती है। Atropine avoid depolarization and does never
nerve conduction by blocking acetylcholine at the muscarinic receptor. So ये क्या करेगी, एट्रोपिन जो है वो डिपोलराइज करती है नर्व एंड जो नर्व कंडक्शन है वो उसको जाकर ब्लॉक कर देती है, एंड जहां पर एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से। नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं एट्रोपिन का। तो सीएनएस में ये क्या काम करती है, थेरेपेटिक डोज अगर हम देखते हैं एट्रोपिन का, तो माइल्ड स्टिमुलेशन ऑफ न्यूक्लियस इन दी वेगस नर्व में ये स्टिमुलेशन कॉज करती है, एंड हायर डोज ऑफ एट्रोपिन मे कॉज द टॉक्सिक इफेक्ट एंड रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ द ब्रेन एंड मैनिफेस्टेड द रेस्टलेसनेस एंड हेलुसिनेशन एंड डेलिरियम। यानी कि जब आपका एट्रोपिन है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एक तरीके से टॉक्सिक इफेक्ट की तरह कॉज करती है, और ब्रेन में हमारे क्या करती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, हेलुसिनेट होंगे आप। हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो पर्सन है वो ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है जो वहाँ पर होती भी नहीं है, ठीक है। एंड डेलिरियम क्या है, डेलिरियम भी एक इस तरीके की एक स्टेट है जिसके अंदर जो पर्सन है वो मैं कह सकती हूँ कि ड्रीम कंडीशन में रहता है, ठीक है। मतलब वो ऐसी चीजों को वहां पर फील कर रहा है जो वहां पर आसपास नहीं होती हैं, तो वो चीज हो गई आपकी हेलुसिनेशन एंड डेलिरियम। नेक्स्ट आई की बात करते हैं। आई में क्या एक्शन होता है, तो ये एक तरीके से माइड्रियासिस को कॉज करती है। माइड्रियासिस क्या होता है आपका, जब जो पीपल साइज है वो इंक्रीज होता है, डायलेट होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज माइड्रियासिस। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ये आपका टैकीकार्डिया को कॉज करता है, एंड टैकीकार्डिया आपको पता ही है, इंक्रीज हार्ट रेट। एंड ये क्या कर रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एंड देयरफॉर इज यूज्ड टू ट्रीट दी हार्ट ब्लॉक्स। जो हार्ट ब्लॉक्स होती हैं आपकी, जो आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं, उनको उनसे ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन को यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये मस्कैरिनिक M3 रिसेप्टर्स मतलब जाकर वहां पर बाइंड हो जाती है, एंड वैगल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, एंड अलोंग विद द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को भी ये कॉज करती है, एंड देयरफॉर एट्रोपिन ऑन सिस्टमेटिक administration result in the decrease in the glandular secretion and bronchodilation। तो एट्रोपिन जो है वो लास्टली क्या कर रही है, आपका ग्लैंडुलर सिक्रीशन को डिक्रीज कर रही है एंड ब्रोंकोडाइलेशन को कॉज कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि द इंक्रीज्ड वैगल एक्टिविटी लीड्स टू सम म्यूकस सिक्रीशन अलोंग विद द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये कभी कभी आपका इस तरीके से है कि अगर एसिटाइल कोलिन जो है वो आपका जैसे पहले मैंने बताया था कि वो आपका जुड़ा हुआ था तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, लेकिन और आपकी जो म्यूकस सिक्रेशन है उसको भी बढ़ा रहा था, और आपका जो एट्रोपिन है वो उसके जस्ट अपोजिट इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि ब्रोंको डायलेशन को कॉज करता है। स्किन एंड स्वेट ग्लैंड की बात की जाए तो आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जहाँ पर मस्कैरिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वहाँ पर आपके ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं एट्रोपिन से, एंड दस एट्रोपिन एक्ट एज दीज रिसेप्टर्स एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस स्वेटिंग, और स्वेटिंग को रिड्यूस करने का काम ये करते हैं। सिक्रीशन की बात की जाए तो ये सिक्रीशन में ये सिक्रीशन स्लो डाउन करते हैं, एंड मोटिलिटी की बात करी जाए, जीआईटी मोटिलिटी, तो उसको भी ये डिक्रीज करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन एट्रोपिन इज अब्जॉर्ब वेरी रैपिडली एंड एफिशिएंटली। आफ्टर absorption it rapidly dispersed from the blood and distribute all the tissues and fluid of the body. In the liver most of the drug destroyed by the enzymatic hydrolysis and around 13 to 50% of excreted unchanged in urine, और आपका 13 से 50% जो है वो आपका एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के से अनचेंज फॉर्म में। और जो आपका लिवर है वो आधी से ज़्यादा अमाउंट जो है वो वहाँ पर जो एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम P45, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स आपके एट्रोपिन को डिग्रेड यानी कि अनचेंज जो आप मतलब चेंज फॉर्म में कर देते हैं, एंड आपका अनएक्टिवेट फॉर्म में ये बॉडी के अंदर मतलब रहने देते हैं, ताकि जब आपकी जो ड्रग है वो डिग्रेड हो गई तो वो आपका ज़्यादा मतलब कोई भी काम ही नहीं करेगी, फंक्शन ही नहीं शो करेगी। तो इस हिसाब से जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन है आप देख रहे हैं यहाँ पर लिवर के थ्रू जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। नेक्स्ट थेरापेटिक यूजेस की बात की जाए तो ये आईज में मैड्रियाटिक कंडीशन को कॉज करता है, यानी जो आपका पिपल साइज है उसको डायलेट करने का काम करेगा।
प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया की तरह। एंड आपका हाइपर स्लाइवेशन में यूज़ किया जाता है, मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा स्लाइवा वगैरह आती है, स्लाइवा को रिड्यूस करने के लिए। ब्रोंकल अस्थमा में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अस्थमा में आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और ये क्या करती है, ब्रोंको डायलेशन करती है, तो उल्टा इफेक्ट करेगी, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। जीआईटी कॉलिक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया में यूज़ किया जाता है। रीनल एंड बाइलरी कोलिक जो डिजीजेस हैं उसमें यूज़ किया जाता है। यूरिनरी डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। पॉइजनिंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी हम एट्रोपिन को यूज़ करते हैं। लाइक किस तरीके से, ब्रेडिकार्डिया, मतलब ये अगर बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो रही है, टैकीकार्डिया कौन कर रहा था, एट्रोपिन कर रहा था ना, तो उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट हमें चाहिए, तो ये क्या कर देगा, वहां पर ब्रेडिकार्डिया कर देगा। और इसी तरीके से पार्किंसन डिजीज जो है वो उससे भी, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम एट्रोपिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गया, नोजिया, फ्लशिंग, वॉमिटिंग, इम्पोटेंसी, कॉन्स्टिपेशन, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ हियरिंग एंड ब्लर्ड विजन, फोटोफोबिया, डिजीनेस, टेकिकार्डिया, ये सारे के सारे आपके एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ओके नाउ हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ गैंग्लियोनिक स्टिमुलेटिंग ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि आपके गैंग्लिया को जाकर स्टिमुलेट करती हैं। तो गैंग्लिया मैंने आपको बता ही रखा है कि जहाँ पर नर्व्स आपके ढेर सारे जुड़ते हैं, तो उस पार्ट को आपका गैंग्लिया कहलाता है। और आपका ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों में आपको ये दिखाई देते हैं, दोनों में आपको ये मतलब वहाँ पर मिलेंगे। एंड अगर गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट ड्रग की बात करते हैं तो बहुत सारी ड्रग्स आपको मतलब मिलेंगी, लाइक क्लासिफिकेशन, सेलेक्टिव निकोटिनिक एगोनिस्ट एंड नॉन सेलेक्टिव निकोटिनिक या मस्कैरिनिक एगोनिस्ट, ये आपकी क्लासिफिकेशन है। एंड सेलेक्टिव निकोटिनिक जो एगोनिस्ट हैं उसके अंदर आपको निकोटीन और आपका लोबिलिन एंड टेट्रा मिथाइल मिथाइल अमोनियम एंड पिप्राजोमियम आयोडाइड, ये सब यानी डीएमपीपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसी तरीके से नॉन सेलेक्टिव में एसिटाइल कोलिन, मस्कैरिन एंड कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, एंटीकोलिनेस्टरेज, ये सारे के सारे आपके गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट ड्रग्स होते हैं। होता क्या है कि जब भी आपका गैंग्लियोनिक जो स्टिमुलेंट एजेंट्स होता है वो आपका कंबाइन हो जाता है गैंग्लियोनिक निकोटीन रिसेप्टर के साथ में, और वहां जुड़ने के बाद में जितने भी आपके ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होते हैं उन सभी को ये स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेशन की वजह से जो भी आपके मींस चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, एंड फर्दर जो आइंस हैं वो मूव करके अपना रिजल्टेंट जो रिस्पॉन्स है वो वहाँ पर शो करते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्शन की अगर हम बात करते हैं, मतलब आपका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसमें हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो निकोटीन प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम which are similar to those seen after activation of the sympathopadrenal system. The effects are comprised of the positive inotropic and chronotropic effect on the myocardium as well as the increase the cardiac output। तो जब कभी भी आपका निकोटीन जो है, मतलब जो आपका निकोटीन प्रोड्यूस हो रहा है कार्डियोवैस्कुलर पे जाकर, वो क्या करेगा, वो वहां पर कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या करेगा, हाई डोज ऑफ निकोटीन डायरेक्टली स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड हाउएवर लो डोज स्टिमुलेट respiration by activation of chemoreceptors located in the aortic arc and carotid bodies. Toxic doses of nicotine inhibit the respiratory centers in the brainstem and produce a complex action of the nicotinic receptors located on the neuromuscular junctions of the respiratory muscles, and thus they डिप्रेस रेस्पिरेशन। तो एक तरीके से जो आपका निकोटीन है वो हाई डोज में अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, एंड अगर ये लो डोज लिया जाए तो ये आपके कीमो रिसेप्टर्स को जाके एक्टिवेट कर देता है, वो बाद में क्या करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी जो मींस मसल्स हैं उसको क्या करेंगे, वहां पर डिप्रेस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, nicotine produce a combination of stimulatory and depressive effect on the
डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन दी सीएनएस, यानी निकोटीन जो है वो वहां जाकर आपके सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये मतलब आपके ट्यूमर्स हैं एंड आपका कन्वर्जन्स है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट डिप्रेशन है, इन सबको भी कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक यानी कि आपका जो निकोटीन है वो एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द लंग्स एंड जहाँ पर ये 98% एंटर हो जाता है आपके ब्लड के अंदर एंड इट टेक ओनली 10 सेकेंड्स टू रीच टू द ब्रेन। आपके ब्रेन में सिर्फ 10 सेकेंड्स ही लेता है पहुंचने के लिए एंड इट अंडरगो रैपिडली मेटाबॉलिज्म फ्रॉम इनएक्टिवेट प्रोडक्ट, और ये रैपिड जो है वो आपका इनएक्टिवेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है जो आपका मतलब लीवर है। एंड किडनी एक्सक्रीट निकोटीन एंड इट्स मेटाबोलाइट, ये जो किडनी है वो आपकी निकोटीन और इसके मेटाबोलाइट दोनों को ही बॉडी के बाहर निकाल सकती है। एंड इसका जो ड्रग का टी हाफ होता है वो आपका 1 to 2 आवर्स जो है वो देखने को मिलता है। थेरापेटिक यूज की बात की जाए तो मेनली इसको गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स में यूज किया जाता है एंड जो भी आपके अनदर निकोटीन जो मतलब है वो आपका इंसेक्टिसाइड में यूज किया जाता है।